हेलो बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं क्लास 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 की कविता घर की याद। इसको हम व्याख्या सहित समझ चुके हैं अपनी 2 वीडियोस में, और आज हम करेंगे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जो शुरू करते हैं हम, चलिए। सबसे पहले यदि हम देखें तो जो हमारे पठित पद्यांश में से प्रश्न उत्तर आते हैं उसमें हमें कवि और कविता का नाम ज़रूर याद रखना है। घर की याद जो कविता है, इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और इस कविता में कवि अपने बारे में, जब कवि जेल में हैं भवानी प्रसाद मिश्र और उन्हें घर की याद व्यतीत करने लगती है, उस समय लिखी गई ये कविता है। घनघोर वर्षा के कारण कवि की आंखों में क्या आ जाता है? तो यदि हम देखें तो हम देखते हैं इस कविता में कि घनघोर वर्षा के कारण कवि की आंखों में उसका अपना घर तैरने लगता है, अर्थात उसे अपने घर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो उन्हें याद करने लगता है। इस कविता में कवि ने किसे और क्यों अपना संदेशवाहक बना कर भेजा है अपने परिवार के पास? तो कवि ने सावन को अपना संदेशवाहक बनाया है क्योंकि जो कवि हैं वो अपने घर और परिवारजनों से दूर जेल में हैं, और वो चाहते हैं कि ये सावन, क्योंकि बारिश वहाँ पर भी हो रही होगी, तो वहाँ जाकर ये सावन उन्हें संदेश दे, उन्हें सांत्वना दे सके कि उनका बेटा भवानी जेल में सकुशल है, वो उनका नाम रोशन कर रहा है। कवि सावन को संदेशवाहक बनाकर किसके पास भेज रहा है? अपने पिताजी के पास। और क्यों भेजता है? क्योंकि ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि भवानी को जेल में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, वह आनंद पूर्वक जेल में अपना समय यापन कर रहा है। जेल में कवि को वास्तव में क्या दुख है? ऐसा कौन सा दुख है, क्या पीड़ा है जो कवि को बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है? तो हमने इस कविता में, पूरी जो कविता है वो इसी पर आधारित है कि जेल में कवि को वास्तव में यही बात दुखी करती है कि वह अपने परिवारजनों से दूर है। उसे घर और अपने परिवारजनों का अभाव ही सबसे बड़ा अभाव लगता है। कवि ने इस कविता में सावन को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कवि ने इस कविता में सावन के महीने को पुण्यात्मा, दूसरों का उपकार करने वाले के रूप में संबोधित किया है। इस कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है घर की याद। कविता में पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो हमने इस कविता में देखा कि जब बारिश हो रही है तो कवि को अपने घर की याद बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की बहुत बड़ी पीड़ा है, और आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं, और ऐसे में उसका मन भी अपने घर की स्मृतियों से घिर जाता है। और जैसे जैसे पानी गिर रहा है, पानी, आकाश में बादल घिर गए हैं और फिर बारिश होने लगी है, वैसे ही कवि के मन में उसके घर की यादें घिर गई हैं, और उसके साथ साथ उसके प्रियजनों की स्मृतियाँ, उनके चलचित्र, ये उसकी आंखों के सामने तैरने लगे हैं, और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं, और वह उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, घर की याद। कविता में कवि ने
अपने घर, जो कवि की बहनें हैं, मायके में जब बहन आती है तो कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है इस कविता में। तो देखिए, हम देखते हैं कि सावन का जो महीना होता है वो पूरे ही उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके जाने का समय होता है, क्योंकि इस महीने में काफ़ी तीज त्यौहार हमारे आते हैं। जैसे तीज का त्यौहार आता है, उसके साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, और यही वो समय होता है जब जो बहन बेटियां होती हैं वो अपने मायके में रुकने के लिए, कुछ दिन रुकने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए वो आती हैं। और जब आज पानी गिर रहा है, जिस समय कवि ये कविता लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आज पानी के गिरने से कवि को अपनी बहनों के आने पर याद आता है कि जब बहनें घर में आती हैं तो घर जो है वो हंसी खुशी से भर जाने वाले उस घर की याद आती है। और वो जानता है कि इस साल भी जब बहनों ने केवल अपने 4 भाइयों को देखा होगा और 5वें भाई को, जो कि कवि हैं, स्वयं हैं, वो उनको जब वहाँ नहीं पाया होगा, उसके अभाव से उसकी ये समाचार जब उन्होंने सुना होगा कि भाई जो है वो जेल में यातनाएं सह रहा है, उन सब से दूर है। और इसलिए जो भुजाओं के समान सहयोग देने वाले उनके भाई हैं, वो उन सब से दूर है। इसलिए भुजाओं के समान सहयोग देने वाले चारों भाई और प्यार का प्रतीक बहनें, माता पिता सभी दुखी हो जाते हैं। और उनके दुखी हो जाने से जो पिता का घर था, जो खुशी का स्थान था, खुशी का भंडार था, वो घर जो है वो परिताप का घर बन जाता है, दुखों का घर बन जाता है। और इन सब बातों को कवि जेल में बैठकर भी जानता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बिना परिवार में सभी उसे याद कर कर दुखी हो रहे होंगे। घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है। तो हमने इस कविता में देखा कि कवि ने अपने पिता की कई सारी विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कवि ने बताया कि उनके पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, उन्हें बुढ़ापा जो है बिल्कुल नहीं व्यापा है, अर्थात बुढ़ापे ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छुआ है। बताते हैं बिल्कुल युवाओं की तरह उत्साह और उमंग उनमें है, वो खिलखिलाकर हंसते हैं, वो दौड़ लगाते हैं। और अगली विशेषता वो बताते हैं कि वो मौत के सामने आने पर भी उससे डरते नहीं हैं। उनके काम की जो स्फूर्ति है, वो जिस स्फूर्ति से अपने कामों को करते हैं, उसके बारे में कवि बताते हैं कि वो तूफान की रफ्तार से, तूफान आंधी जिस तीव्रता के साथ आते हैं, जिस गतिशीलता के साथ आते हैं, वही गतिशीलता इनके पिताजी के कामों में भी देखने को मिलती है। उनके पिताजी की धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में कवि बताते हैं कि जो पिताजी हैं वो गीता का पाठ करते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। और इसके साथ ही उनकी भावनात्मक जो संबंध पिता पुत्र के बीच में है, पिताजी जो भावुक हैं, उस प्रवृत्ति के बारे में कवि ने बताया कि वो जब भी अपने 5वें बेटे को याद करते हैं, जिसे वो अपना सर्वश्रेष्ठ बेटा बताते थे, उस बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। और उसके साथ उनके एक और विशेषता कवि ने बताई कि उनके पिताजी देश प्रेमी हैं, क्योंकि पिताजी की प्रेरणा से ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और वो आज जेल में है। तो ये पिताजी की ही बताई हुई सीख थी, जिसका पालन उनका बेटा कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कवि ने कहा कि बस शब्द का प्रयोग, जहाँ पर एक पद्यांश में है, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, तो किंतु यह बस बड़ा बस है और इस बस से सब विरस है। जो यहाँ ये पंक्ति है, इसमें बस शब्द की जो विशेषता है वो कवि ने बताई है। तो देखिए, यहाँ जितनी बार भी बस शब्द का प्रयोग आया है, यहाँ लगभग 4 बार बस
का प्रयोग हुआ है और चारों बार जो बस है उसका अर्थ अलग अलग है। जैसा सबसे पहले जब बस आया कि घर नहीं हूँ बस यही है, अब यहाँ पर इस बस शब्द का अर्थ है केवल, केवल इतनी सी बात है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। उसके बाद किंतु यह बस बड़ा बस है। अब जब उसके बाद दूसरा बस आया तो इसका अर्थ है बेबसी, लाचारगी, क्योंकि ये जो छोटा सा बस है केवल कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, तो ये कवि की बेबसी है, लाचारगी है कि वो चाह कर भी अपने घर परिवार नहीं जा सकता। तो यहाँ जब दूसरी बार बस आया तो इसका अर्थ है बेबसी से, लाचारगी से। और उसके बाद जब बड़ा बस है तो यहाँ पर जब बस आया तो इसका मतलब है कि मात्र, कि एकमात्र यही कारण है जिस पर मेरा बस नहीं चलता, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, जिसको मैं बदल नहीं सकता। और उसके बाद इस बस, तो यहाँ पर जब आया है तो उसका मतलब है कि कारण, कि यही तो एक कारण है। कवि कारण को व्यक्त करता है कि इसी कारण से उसके जीवन में सब कुछ विरस है, कि जीवन में एकमात्र जो यही एक बस है, केवल जो उसका खुशी का कारण था उसका अपना घर ही तो है, और इस घर से दूर होना ही वो केवल भी कहता है कि मात्र इतनी सी बात है। पर इस मात्र इतनी सी बात पर जब उसका किसी प्रकार से कोई बस नहीं चलता, उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसके जीवन में मात्र कोई भी रस नहीं रह जाता, उसका जीवन बिल्कुल विरस हो जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ 5 बार बस आया है तो बस का अलग अलग यहाँ पर अर्थ कवि ने बताया है। और इन पंक्तियों में बस लगाकर कवि अपनी स्थिति को, अपने भावों को और जो कारण उसके उपस्थित हुए हैं उन सबको स्पष्ट करता है। घर की याद कविता जो है, इसकी अंतिम जो 12 पंक्तियां हैं उनको पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति और मन स्थिति को परिवारजनों से छिपाना चाहता है। अंतिम जो 12 पंक्तियां हैं इस कविता की तो वो कविताएं हैं जहां पर कवि कहता है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसें पांचवें को वो न तरसे। तो यहाँ पर इन कविताओं में कवि की जो दुविधा की स्थिति है कि वो अपने परिवारजनों तक अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो अपने घर को याद कर कर हर वक्त डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, उसे रातों में नींद भी नहीं आती, वो बिल्कुल शांत चुपचाप रहता है। और उसके साथ साथ वो सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी बातें बताते हुए इस तरीके से अपने मुंह से कुछ भी मत बक देना, कुछ मत शब्द कह देना कि जिससे उन्हें तुम्हारी बातों पर संदेह हो जाए। और वो कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी बरस लो, सावन कितना भी बरस ले, पर माता पिता उसे याद कर कर उनके आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। तो यहाँ परिवारजनों को अपने मन के दुख के विषय में कवि नहीं बताना चाहता, क्योंकि यदि परिवार वालों को, उनके पिताजी को, उनकी माँ को उनकी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के कष्टों को नहीं देख पाते। और इसलिए कवि उनसे अपने दुख की बात को छिपाकर उन्हें दुख से बचाना चाहता है। तो इसलिए कवि ने कहा कि जो है उनको ना पता चले कि मैं दुखी हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, घर से दूर होकर आप घर को किस तरीके से याद करते हैं, तो ये आप अपने आप से बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने घर को याद करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं ये हमारे कंप्लीट हुए। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और इनके साथ साथ जो इस कविता के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कवि ने भाई बहन के लिए क्या उपमाएं दी हैं, तो यहाँ हमने इस कविता में देखा कि कवि ने अपने भाइयों को रक्षा करने वाली भुजाओं के समान, सहयोगी भुजाओं के समान माना है, तो बहनें उन भुजाओं पर बंधे प्यार की भांति हैं। तो और
इस कविता में यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसे कौन से अवसर आते हैं जब सब घर में इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं, किसी तीज त्यौहार पर ही घर परिवार के लोग जो है इकट्ठे होते हैं और आपस में दुख दर्द बांटते हैं। उसके साथ साथ लेखक ने इस कविता में ये भी अपनी माँ के बारे में जो बताया है, तो कवि ने अपनी माँ के बारे में बताया कि माँ जो है वो अनपढ़ हैं, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। माँ ने जीवन भर दुख ही दुख पाए हैं। एक माँ के लिए उसका जवान बेटा जेल में होना और अनेक प्रकार की यातनाओं को सहना, तो किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। और जब कवि अपनी माँ को याद करता है तो वो कहता है कि जब भी मैं उसकी गोद में सर रख लेता हूँ तो मेरे सारे दुखों का जो किसी भी प्रकार का कोई दुख है, मुझे उसका आभास नहीं रहता। मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक और मेरे सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। कवि ने अपने पिता को निडरता की साक्षात मूर्ति कहा है और वह पिताजी को याद करते हुए कहता है कि उनमें युवाओं जैसा उत्साह हमेशा ही दिखाई देता है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कविता कंप्लीट हुई। आशा है आपको समझ में आए होंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो इसके नोट्स आप फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखें, उन्हें तैयार करें। इस कविता को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से 2 व्याख्याओं के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर समझा दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।